मैं 2-3 बड़े चैनलों पर रोज टीवी पर डिबेट पर रहता हूं और एक सामने से एक प्रश्न आता है सदैव और उत्तर भी उसी में वो बताते हैं और वो सदैव ये कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको ये दिया। अभी ये जो भी बात शुरू होती है वो हिंदुस्तान के निर्माण की बात शुरू होती कि संविधान ने मुझे दिया और संविधान बनने के समय एक पिता भी घोषित हो गए कि संविधान के एक पिता हैं, राष्ट्रपिता हैं। संविधान से पहले अब मैं तो समझ नहीं पाया कि संविधान बनने से पहले या आजादी के बाद या उस समय भारत में पिता कैसे पैदा हुए, एक विषय है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में 1947 से लेकर 1950 तक का एक बड़ा षड्यंत्र, जिस षड्यंत्र को आज हम 75 साल बाद झेल नहीं पा रहे हैं और हमारे समाज के अंदर जिन विषयों पर काम करने की आवश्यकता है वो विषय कहीं धूमित हो रहे, वो विषय कहीं जा रहे। आजादी हमको मिली और आजादी का अपना एक स्पान था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अभी आपने डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान सुना होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि ग्रीनलैंड एक कॉलोनी है डेनमार्क की, ग्रीनलैंड कॉलोनी है। अब ये कॉलोनी तो कॉलोनिज्म खत्म हो गया था, यूएनओ ने तय किया कि कॉलोनिज्म खत्म होगा। कॉलोनिज्म का मतलब था कि उपनिवेशवाद खत्म होगा और हम कहां थे, हम भी एक कॉलोनी थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यह तय हुआ, तब यूएनओ बना कि कॉलोनिज्म खत्म करना है और सभी यूरोपियन शक्तियों को अपनी बैरक में वापस जाना है। यह तय हुआ और हम आजाद नहीं हुआ। केवल आजाद होने वालों में श्रीलंका नहीं लड़ सकता था, आजाद होने वालों में मॉरिशस नहीं लड़ सकता था, आजाद होने वालों में मालदीव नहीं लड़ सकता था। 70 से ज्यादा ऐसे देश थे जो लड़ ही नहीं सकते थे, लेकिन वो सब आजाद हुए। हमारे यहां एक बड़ा आंदोलन चल रहा था और हमारे आंदोलन में लोग अपने प्राणों की आहुतियां दे रहे थे। उन आहुतियों पर भी कुछ लोग खेल खेल रहे थे, संगठन बनाकर सत्ता में भी आए वो। लेकिन जो षड्यंत्र रचा गया उस षड्यंत्र को हमने, मुझे लगता है, बहुत ध्यान नहीं दिया। मैं 370 कर रहा था, 370 का हमने वो फाइलें निकाली, ओरिजिनल यहां से निकाली, आर्काइव से निकाली, ब्रिटिश लाइब्रेरी से निकाली कि भाई हमने 370 जब खत्म करना है, इस पर इतने बवाल होने हैं तो हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए क्योंकि कोर्ट में भी मामला जाएगा। हम आंदोलन कर रहे थे, उस आंदोलन में बहुत सारे विषय, क्योंकि वो समुद्र मंथन था, बहुत सारे विषय निकल कर आए। पहले पढ़ने के बाद जब पता लगा कि पाकिस्तान निर्माण के समय पर क्या खेल खेला गया और वहां से लेकर उसकी सीरीज यहां तक कैसे पहुंची, ये एक बड़ा विषय है जो हम सबको पता होना चाहिए। क्योंकि शत्रु हमारे बीच में बैठा हुआ है, शत्रु हमारे बगल में बैठा हुआ है। ये संभव है कि शत्रु हमारे साथ घूम रहा हो और उसकी विचारधारा ये हो कि वो अल मरूना है। अल मरूना का मतलब होता है कि अगर इस्लाम को बढ़ाना है तो झूठ बोला जा सकता है, मंदिर जाया जा सकता है, माला पहनी जा सकती है, भगवान को पूजा की जा सकती है, लेकिन अगर उससे इस्लाम बढ़ता है तो वो सब जायज है। इसलिए ये हो सकता है कि मेरे साथ एक व्यक्ति घूम रहा हो और मैं कह रहा हूं कि ये जो मेरा वाला है ये बड़ा अच्छा आदमी है, बाकी सब खराब हैं, लेकिन मेरे साथ जो घूम रहा है वही सबसे सर्वश्रेष्ठ है। वो वैसा नहीं है जैसा जिन्ना था। ये संभव है कि हम सोच रहे हो, लेकिन सत्य यह है कि उसके पास दो धारणाएं। वो कहता है अल तकिया। अल तकिया का मतलब है कि छद्म रूप अगर उसने धारण कर लिया है तो वो छद्म रूप सिर्फ इस्लाम बढ़ाने के लिए है। इसलिए हिंदुओं के बीच में अगर वो जाकर बैठेगा, हिंदुओं के बीच में बात करेगा तो कोई बुराई नहीं है और उसको वो सब कुछ कर सकता है। उसको अल मरूना कहते हैं। वो सब कुछ कर सकता है। वो ऐसा भी ढोंग कर सकता है कि मैं तो हिंदू ही हूं, मैं हिंदुओं का ही वंशज हूं और मैं सर्वप्रथम हिंदू हूं हिंदुस्तान के अंदर। और फिर हमारी आस्था बदल गई, हम ऐसे चल दिए, हम वैसे चल दिए। लेकिन जिस समय दंगा होता है, मैंने हिंदुस्तान के सारे दंगों को स्टडी करने की कोशिश की, हमने आज तक नहीं देखा कि
मुस्लिम इलाके में कोई हिंदू फंस गया हो दंगे में और बचकर वापस आ गया हो। हजारों लाखों आपको प्रकरण मिलेंगे जिसमें हिंदू इलाकों में मुसलमान बचा और हिंदू ने उसको बचाया, लेकिन एक प्रकरण नहीं मिलेगा जिसमें मुस्लिम एरिया में दंगे के समय हिंदू फंस गया हो और निकलकर वापस आया हो, जबकि वो कहता है कि मेरा वाला ये सबसे अच्छा था। यह उसका अच्छा था नहीं, वो छद्म रूप रखकर कालनेमी बनकर हमारे बीच में आया था। ये कालनेमी का जो रूप धरा गया ना, वो हमने संविधान निर्माण से लेकर आजादी से लेकर अभी तक देखा, उस पर हम आज एक दृष्टि डालने वाले हैं। तो यूएनओ बना, यूएनओ बनते समय हम आजाद हुए, तय हो गया कि भाई सारे विश्व से आजाद होना है, सबको आजाद होना है, सबको वापस जाना है। लेकिन वापस जाते समय एक बात जरूर तय होनी है कि पॉलिटिकल बाइबल अथॉरिटी, एक राजनीतिक शक्ति जिस राष्ट्र में होगी उसको सत्ता सौंप कर जाना है। उसके पास संगठन होना चाहिए, संगठन का स्ट्रक्चर होना चाहिए, उस स्ट्रक्चर पर लोगों का विश्वास होना चाहिए, उसको सौंप कर जाना है। हमारे पास एक संगठन था, हम सभी उसमें काम कर रहे थे। अभी पूज्य डॉक्टर जी की बात करी हम लोगों ने, पूज्य डॉक्टर जी भी उस संगठन में काम कर रहे थे, क्योंकि वो आंदोलन था, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी 47 के बाद बनी हो, वो एक आंदोलन था, हम सब उस आंदोलन में थे। लेकिन सत्ता ट्रांसफर होते समय दो पॉलिटिकल पार्टियां आपस में समझौता करती हैं और उस समझौते में पाकिस्तान का निर्माण होता है। मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं कि दो पॉलिटिकल पार्टियां आपस में समझौता करती हैं कि प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा और पाकिस्तान की नींव रखी जाती है। पाकिस्तान की नींव रखने में कोई समस्या नहीं थी, चलो भाई अलग क्षेत्र हो जाए, लेकिन जिस उद्देश्य से इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान बनना था, क्या वो उद्देश्य उस समझौते में पूरा हुआ? क्योंकि अगर डेमोग्राफी चेंज होनी थी तो वहां से सारे हिंदू यहां आने थे और यहां से सारे वहां जाने थे। ये समझौता अगर हुआ, पार्टीशन इस आधार पर हुआ कि भाई हिंदुओं के साथ मुसलमान नहीं रह सकता, तो फिर सारों को वहां जाना था और सबको यहां आना था, और यह तय भी हुआ। अच्छा, तय होने के बाद उस समय जो सरकार बैठी, उस सरकार ने एक और बात तय की, एक रेजोल्यूशन पास किया। उस रेजोल्यूशन में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मांगने वाले लोग सारे मुसलमान नहीं थे। यह रेजोल्यूशन है, उसमें 2-3% लोग ऐसे भी थे जो पाकिस्तान बनने का विरोध कर रहे थे। हम उनको क्यों पाकिस्तान भेजें? ये तय किया उस समय की सत्ता ने। अब ये जो 2-3% का डाल दिया ना कि ये 2-3% मेरे साथ थे, मौलाना आजाद जैसे लोग मेरे साथ चल रहे थे, तो अब हिंदुस्तान से जो हिंदुस्तान को मोहब्बत करते थे उनको क्यों पाकिस्तान भेजना, ये तय किया। लेकिन संविधान बन रहा था, पॉलिटिकल पार्टी के तय होने से तो नहीं होगा, तो एक इंटरनेशनल समझौता हुआ। उस समझौते को नेहरू लियाकत समझौता कहते हैं। लीगल नहीं है, मैं कहता हूं, क्योंकि संविधान ने वेरीफाई नहीं किया, पार्लियामेंट ने वेरीफाई नहीं किया। एक पॉलिटिकल पार्टी के मुखिया ने, जो भारत का प्रधानमंत्री भी था, उसने, दो लोगों ने बैठ कर तय किया कि अब नेहरू यहां से और लियाकत वहां से, दो बैठ गए और तय कर लिया कि अब जो हिंदू यहां वहां से आ चुका है उसको छोड़ो, जो मुसलमान जा चुका है उसको छोड़ो, अब जो बचे हैं वो सब यहीं रहेंगे। यह ऐतिहासिक समझौता कोई ऐसा नहीं है कि उस समय की परिस्थिति से कहा गया हो, क्योंकि उससे पहले कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन पास किया था और उस रेजोल्यूशन में कहा था वो 3%, 2% मुसलमान जो कि मेरे पक्ष में खड़े थे, कांग्रेस के अंदर थे, वो क्यों पाकिस्तान जाएंगे, जबकि इंटरनेशनली तो यह तय हुआ था कि सबको वहां जाना है और सबको यहां आना है। वो 2% रोके गए, नेहरू लियाकत समझौता हुआ। उस 2% की आड़ में भारत में एक बड़ी संख्या रुकी, 9 से 10%, और पाकिस्तान में, उस समय पाकिस्तान का मतलब वेस्ट पाकिस्तान और आज का ईस्ट पाकिस्तान यानी कि आज का बांग्लादेश, इन दोनों में डेमोग्राफी रुकी। अभी पीछे चर्चा हुई
कि भाई मुस्लिम दलित भाई भाई का नारा लगा, जोगेंद्र नाथ मंडल ने इस पर काम किया, उनको पहला लॉ मिनिस्टर बनाया। ये कालनेमी छद्म थे जिन्होंने उनको मिनिस्टर बनाया, और बाद में पता लगा कि उन्होंने अपना बुढ़ापा हिंदुस्तान में आकर काटा, क्योंकि उनको समझ आ चुका था कि यहां हम सरवाइव नहीं कर सकते, मेरे साथ छल किया गया था। लेकिन जोगेंद्र नाथ मंडल ने छल में तो वो आ गए, अल मरूना अल तकिया में तो वो आ गए, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उस 27% का क्या हुआ। वो आज बांग्लादेश में आप देख रहे हैं, वो 27% से 9% पर आ गया, और 9% अब सर्वाइवल के लिए लड़ रहा है। वो समझौते की बात थी, समझौता यहीं पर हो जाता 27% सेक्रीफाइस करने के लिए, तो भी एक बार हम सोचते चलो भाई इनकी ही हमारे पूर्वजों ने बलि दे दी। फिर एक और समझौता हुआ, और उस समझौते को पंत मिर्जा समझौता कहते हैं। पंत मिर्जा समझौते में यह तय हुआ कि हिंदुस्तान के अंदर जो इस्लामिक स्ट्रक्चर हैं उनको सरकार संरक्षण देगी, और पाकिस्तान के अंदर कुछ गुरुद्वारों को पाकिस्तान सरकार संरक्षण देगी। अब इस पार्टीशन की एक खास बात सोचिए, मैं पिछले 370 साल होने के बाद वक्फ पर काम कर रहा था, और प्रभु की कृपा हुई कि हम वक्फ में संशोधन करवाने में सफल हो। उसका इतिहास जब निकालना शुरू किया तो भाई यहां से डेमोग्राफी पूरी वहां जानी थी, वहां की डेमोग्राफी यहां आनी थी, तो ये प्रॉपर्टी तो अब हिंदुओं की बची, हिंदुस्तान तो हिंदुओं के लिए बचा लीगली, क्योंकि पार्टीशन हुआ। और इसमें जो सार्वजनिक संपत्तियां थी, सार्वजनिक संपत्तियों में मैं कहता हूं कि उस समय की मस्जिदें थी, उस समय की मजारें थी, उस समय का बाकी का स्ट्रक्चर था, जो भी इमामबाड़े बने हुए थे, ईदगाहें बनी हुई थी, वो तो सब भारत सरकार हो गई ना। और उधर जो गुरुद्वारे, मंदिर, शालाएं, यज्ञशालाएं बनी थी, वो सब पाकिस्तान हो गया। पाकिस्तान ने बड़ी खूबसूरती से उन सबको सरकारी प्रॉपर्टी घोषित कर दिया। इवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी एक्ट बनाया उन्होंने, और वो सारी संपत्तियां, क्योंकि लीगली वो सारी संपत्तियां पाकिस्तान की थी, लेकिन यहां पर 1954 तक वो सरकार थी। 1954 में एक कानून पास कर दिया जिसको वक्फ एक्ट कहते हैं, और वक्फ एक्ट में एक संशोधन किया गया कि भाई जो प्रॉपर्टियां, जो सार्वजनिक संपत्तियां हिंदुस्तान के अंदर हैं, जो मुसलमान यहां से गए, वो सार्वजनिक संपत्तियां, उनकी व्यक्तिगत नहीं, जिस घर में रह रहा था उस घर में रहता, कोई समस्या नहीं थी, लेकिन वो सार्वजनिक संपत्तियां जो पाकिस्तान सरकार ने अपनी बना ली, हिंदुस्तान के अंदर वो सार्वजनिक संपत्तियां भारत भूमि थी। उस भारत भूमि पर वक्फ एक्ट बनाकर वक्फ बोर्ड बनाया गया, और वक्फ बोर्ड ने यह तय किया कि ये सारी संपत्तियां, वक्फ बोर्ड में सरकार ने उनको ही डाला जो यहां 2% रोकने की बात कही गई थी, और कहा तुम्हारी संपत्तियां तुम संरक्षित करो, जबकि वो लीगली भारत सरकार की संपत्तियां थी। आज ऐसी 10 लाख संपत्तियों की चर्चा होती है। खेल यहां खत्म नहीं हुआ। पाकिस्तान निर्माण हुआ तो एक व्यक्ति की चर्चा करेंगे हम, उपराष्ट्रपति हुए, वो देश में बड़ा नाम माना जाता है, आज भी वो सरकार और सत्ता में रहते हैं। घनश्याम जी जानते हैं, हम फर्रुखाबाद से आते हैं, मैं भी फर्रुखाबाद से आता हूं, और आप के बगल से आता हूं, और आप जहां से आते हैं वहीं पर वो परिवार विराजमान है। हम बात कर रहे हैं जाकिर हुसैन की। जाकिर हुसैन 7 भाई हुआ करते थे, 5 पाकिस्तान चले गए, 2 हिंदुस्तान में रहे। जो 5 पाकिस्तान गए उसमें पहला सीडीएस उनका भतीजा बना, जिसने जम्मू कश्मीर पर हमला किया। और यहां हमने उनको क्या किया, जिन 2 यूनिवर्सिटियों ने ये सारा सिनेरियो खड़ा किया था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया, हमने उन दोनों भाइयों को उसका वाइस चांसलर बनाया। और वही वो परिवार देश तोड़ने की साजिश कर रहा था, उसमें 2 यहां रोके गए, 5 वहां गए, वहां से वाले यहां हमला कर रहे, और यहां वाले यहां बैठकर फिर से साजिश शुरू कर रहे। हमने जामिया मिलिया एएमयू का हाल अभी देखा, सबने देखा, इस समय वो खूब चर्चा में है। अब ये जो 2 और 5 का रेशियो, इसको समझते हैं। उस समय जब पाकिस्तान निर्माण हुआ तो पाकिस्तान निर्माण करने वालों ने यह तय किया
कि सारे मुसलमान पाकिस्तान नहीं जाएंगे, और हमारी सरकार ने रेजोल्यूशन पास करके समझौता करके कहा कि ठीक है, हम तुमको संवैधानिक संरक्षण देते हैं। अब ये जो पाकिस्तान नहीं जाएंगे, उसमें 7 में 5 गए, 2 बचे। इन 2 को उन 5 की संपत्ति भी मिल गई। इन 2 ने उन 5 की संपत्ति का सक्सेशन किया, और हमारे सारे भाई वहां से यहां चले आए। वो प्रॉपर्टी चली गई, और यहां की जो प्रॉपर्टी उनको मिलनी थी, उस प्रॉपर्टी में 7 में 5 चले गए। उन 5 की प्रॉपर्टी 2 ने सक्सीड करी, और वो नवाब के नवाब बने रहे। यह हमारे देश में हुआ। जब तक उनकी संख्या, जो लोग वहां चले गए, उन लोगों से बाद में वक्फनामे लिखवाए गए, और वक्फनामे लिखवाकर उन संपत्तियों को वक्फ घोषित किया गया भारत में। यानी कि 11.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर जमीन हमने मुफ्त में दे दी, और जो यहां से गए थे उनकी संपत्ति वक्फ हो गई। जो यहां पर रह गए, उन्होंने बाकियों का सक्सेशन कर लिया, और हम ठेंगा देखते रह गए। बड़ा षड्यंत्र। इस पर काम ऐसा नहीं उन्होंने किया, इस पर हमने वक्फ बोर्ड बनाकर 1954 में संवैधानिक संरक्षण दिया। हमने 2 समझौते करके उनको संवैधानिक संरक्षण दिया। आज वो भारत के लिए एक समस्या बने हुए हैं। अब समस्या तो बने हुए हैं, और हमारी एक बड़ी समस्या जो हम सब बोल रहे हैं, भैया वो हमारे मोहल्ले में आ गए, उन्होंने 2 मकान खरीद लिए, 4 मकान हो गए, अब तो 14 हो गए, 14 के बाद अब मस्जिद बन गई, मस्जिद पर अब लाउड स्पीकर लग गया। मैं क्या करूं, संघ बचाए मुझे।